शुक्र। पिछले साल आपको एक छोटा सा काम कहा था, याद है? नहीं, बूढ़े हो गए हैं बहू। अब तो हमें ये भी याद नहीं रहता कि हमने आते हुए भोजन भी किया है या नहीं। जरा याद तो दिलाएं, क्या कहा था आपने? जंगली शहद की फरमाइश की। हमें ये भी याद नहीं रहता कि हमने आते हुए भोजन भी किया है या नहीं। जरा याद तो दिलाएं, क्या कहा था आपने? जंगली शहद की फरमाइश की थी और आपने यूं चुटकी बजा के कहा था, बहू बिल्कुल फिक्र ना करो, 15 से 20 दिन में 15 से 20 मन शहद पहुंच जाएगा। कहाँ है मेरा शहद? अरे बिगड़ती क्यों हो बहू? कस्तूरी लाल अपनी बेटी के घर खाली हाथ जाके अपनी परंपरा दांव पे नहीं लगा सकता। ये देखो। अल्लाह, मुझे पता था आपकी इस जंजीर में कुछ ना कुछ जरूर होगा। शुक्रिया शुक्रिया। ये कांच का है, मैंने बैलगाड़ी पर इसलिए नहीं रखा कि कहीं टूट न जाए। अनाज लाए हैं? तो क्या इस उम्र में अपनी बारात लेकर आऊंगा? मुंशी जी, आप भी ना। फसल कैसी हुई इस साल? ये सवाल पूछने के लिए अभी मैं जिंदा हूँ बहू। जब मर जाऊं तो मुंशी जी से हिसाब किताब पूछकर अपनी ये ख्वाहिश भी पूरी कर लेना। मेरे जीते जी जूतों समेत मेरी आंखों में तो मत घुसो। नहीं अम्मीजान, मैं बस जाओ, शहद चाटो। कैसे हैं मुंशी जी आप? आपकी चाकरी में बहुत सुखी है मालकिन। फसल उठवाती है और उसी का हिसाब किताब और अनाज लेकर आए हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। और सुबह किधर चला गया? सुबह मेरी जान, कहिए बलविंदर चाचा, खैरियत है? तेरा तो हवेली में आना जाना है, मालकिन से पूछो कि अनाज उतार दें। क्यों भाई, इतनी जल्दी काहे को है? सब्र तो कीजिए। मुंशी वहाँ 3 घंटे तक खाते खोल के बैठा रहेगा, फिर अनाज उतरेगा, फिर खाना मिलेगा। अभी अनाज उतर जाएगा तो खाना भी जल्दी मिल जाएगा। वैसे हैरत है मुझे, जितना आप एक दिन में खाते हैं ना, उतना शायद हाथी पूरे एक हफ्ते में खाता होगा। कमाल है, पता नहीं कौन सा अंधा कुआं आपके पेट में। क्या याद करेंगे, चले जाते हैं हम अंदर। सब खर्चे मिलाकर 22,600 रुपए बनते हैं मालिक। अरे कैसे बनते हैं, जरा बताइए। आमदनी सुकड़ती जा रही है, खर्च दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सब दर्ज है, एक एक चीज तफसील से लिखी है मालकिन। पढ़कर सुनाइए। सलाम मालकिन। वालेकुम सलाम। जीते रहो। ये 2 दिन की तबीयत कैसी है अब? जी अब बहुत बेहतर है। मुंशी जी, अनाज उतार लो पहले। भाई पहले हिसाब तो दे लूं, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? वो शमसू को भूख लगी है। चलो, हमने तो भैया हिंदुस्तान में 2 ही बड़े मसले देखे हैं, एक खिलाफत की तहरीक का और दूसरे इस मनहूस शमसू की भूख का। अल्लाह जाने दाई ने कौन सा जमाल घोटा पिलाया था, कमबख्त के पेट में तो कुछ ठहरता ही नहीं। जाओ बेटा, नेमत खाने में करीमन होगी, जल्दी से खाना खा लो सर। अरे मालकिन, पहले अनाज तो उतार ले। अरे अनाज भी उतर जाएगा, कौन सा भागा जा रहा है। जाओ बेटा, मुंशी जी तो खाएंगे नहीं, इनका तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्यों मुंशी जी? नहीं नहीं मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं है, हमेशा से आप ही का दिया हुआ तो खाते हैं। खर्चे की तफसील कुछ यूं है कि 6 महीने तक 6 मजदूरों ने बड़े कुएं की खुदाई की,
उस कुएं की खुदाई में इतने दिनों बाद क्यों आया? पगला गई हो क्या? मुझे देख लेगा। पहले कोई होकर तो देखेगा। अम्मा जान मुंशी के साथ हिसाब किताब में मसरूफ है। बड़ी भाभी अम्मा जी से डांट सुनकर उदास होकर अपने कमरे में बंद है। और बड़े भैया कांग्रेस के जलसे के सिलसिले में पटना गए। और छोटी भाभी अपने विलायती भाई से मिलने गई है। और मजर भैया अपने दफ्तर के काम में मसरूफ है। दिल्ली से 2 दिन की छुट्टी लेकर आया। करीमन बुआ छत पर और अब्बा जान पिया बिन्ना बेचैन सुनकर अपनी याशी की तैयारियों में मसरूफ है। जब सब इतने मसरूफ है तो भला अब कहाँ चले? कैसी हो? वादा किया था तुमने, अपने आप को मेरा रोग नहीं लगाओगे। इतने बोले हो नहीं जितने बनने की कोशिश करते हो। एक दूसरे का रोग तो हम बचपन से ही है। याद है जब रोज चाचा के कंधे पे बैठ के मैं केलियां धोती थी। तुम मेरे पीछे चलते जाते और चलते जाते कि बोला ये मेरे बाप के कंधे पे क्यों बैठी है? बात तो बताओ, पहले तुम मुझसे इतना चलते क्यों थे? हरगिज़ नहीं, मैं तुमसे कभी नहीं चला। चले हो और चलाया भी है। तुम्हें याद है एक बार मैं जलन का बदला लेने के लिए तुमने मेरी हथेली पे देखता हुआ अंगारा रख दिया था। सब बचपन की बातें हैं सलमा, खुदा के लिए भूल जाओ।
संभाल सकती। कि देखो, आज तक तुम्हारी जलन की निशानी को अपनी हथेली पे सजा के रखा है। क्या किया तुमने सलमा? तुम्हारी निशानी मिट रही थी, अंगारे रखे फिर से हरा कर दिया। मौका मुझे वही औकात में रहने दो। पैरों की जूती को सिर पर नहीं सजाया जाता। मेरी वजह से तुम्हारी हथेली दागदार हुई, अपनी इज्जत को दागदार होने से बचा लो। ये एहसान खाओ मुझ पर। लगता है बॉम या ग्रामोफोन का गला घोट के बाहर आने की तैयारी कर रहे हैं। जाओ, इज्जत बचाओ। मुंशी जी से हिसाब किताब समझो। कैसे है मुंशी जी? भगवान की कृपा है छोटी बहू। आप कैसी हैं? देख तो रहे हैं अपने वलायती भाई से मिलकर कितने खुश नजर आ रही है। खुदा नजर बद से बचाए। अम्मी, आपके लिए भाई की दुल्हन में तोहफे दीजिए। शादी भी कर ली? हाँ हाँ, वलायती मेम ब्याह के लाए हैं वो तो उन्हें देखते ही दीवानी हो गई थी। दूध की तरह सफेद है और फर फर अंग्रेजी बोलती है। अंग्रेजी? बहुत ही खूबसूरत है। कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, तुम्हारे जैसी हरगिज ना होगी। वलायती मक्खन का हिंदुस्तानी नमक से क्या मुकाबला। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं अम्मी। अच्छा छोड़िए ना, देखिए कि क्या तोहफा भेजा है। बाद में आराम से देखूंगी। तुम पहले मुंशी जी से हिसाब किताब समझो, सीखोगे तो काम आएगा।
तेरे मरने के बाद ये राजपाट तुम्हें तो संभालना है। आगे चले मुंशी जी। इस साल आपके तीनों साहबजादे अजहर मियाँ, जफर मियाँ और मजहर मियाँ के हिस्से में फीकस 56,000 रुपए आए हैं और आपके हिस्से में 80,300 रुपए की रकम आ रही है मालकन। मुंशी जी, राम राम मालिक। कुछ हमारे हिस्से में भी आया है या सब हाथ सर हाथ तकसीम हो गया है? वैसे सुना है इस बार आमदन खासी माकूल हुई है। जी मालिक, समय पर पानी बरस गया और भगवान की कृपा हो गई। आपके हिस्से में 73,000 रुपए आए। अख्तरी बेगम और फिरदौस बेगम के हाथ 20-20 हजार आए। मुंशी जी, इनके खून और जबान की खराबी तो मैंने बर्दाश्त कर ली, लेकिन आपकी जबान की खराबी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अख्तरी और फिरदौस बेगमात नहीं, दाश्ताएं हैं। उनको बेगमात कहकर ना तो आप अपनी जबान खराब करें और न मेरी तौहीन। तुम रुको। आइंदा खातों में उनके नाम न लिखे जाए। कहीं मेरे मरने के बाद वो दोनों हरामखोर इन कागजात को सबूत बनाकर दावा न कर दे कि वो भी बेगमात हैं। खामखा मेरे बच्चों का खत मारा जाएगा। नाम मिटाएं उनके अभी। मालकन, अगर उनके नाम मिटा दिए तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किसको कितनी अदायगी हुई है? इस तरह तो मेरा सारा हिसाब गलत हो जाएगा मालकन। कुछ गलत नहीं होगा। अख्तरी का नाम काटकर दाश्ता नंबर 1 और फिरदौस का नाम मिटाकर दाश्ता नंबर 2। इस तरीके से आपका हिसाब भी ठीक रहेगा और उनकी औकात भी। क्यों मियाँ जी, मैं गलत तो नहीं कह रही ना? हाँ, इंसानियत और अखलाक की तमाम हदें उबूर कर रही है। तब आपसे क्या बहस करूं? बड़े बूढ़ों ने कहा है कि शौहर घर से बाहर जा रहा हो तो बहसो तकरार नहीं करनी चाहिए। जाइए, दोनों इंतजार कर रही होंगी आपका। कहीं आपके फिराक की ताक ना लाकर किसी और के साथ ना भाग जाएं। जाइए। मुंशी जी, उन दोनों घरों को अनाज भी आज भिजवा दीजिएगा। जी मालिक, जैसा आपका हुक्म। आप परेशान ना हो, अपनी आंखों के सामने तुलवा के भिजवाऊंगी। सुभान बेटा, खाना खाकर आंगन में तराजू लगवा लेना। मियाँ जी के नाजायज बच्चों का जायज हक निकालना है। दिल्ली से 2 दिन की छुट्टी इस शर्त पे मिलती है आपको कि घर को भी दफ्तर बना ले। देखिए, भैया आपके लिए लंदन से सूट के लिए इतना कीमती कपड़ा लाए हैं। देखिए ना। हाँ
आंगन में क्या हो रहा है? मुंशी जी फसलों का हिसाब लेके आए हैं। भैया कह रहे थे कि अगर दिल्ली या कलकत्ते की किसी दर्जी से सिलवाएंगे तो अच्छा रहेगा। फिर जब आप ये कोट और पतलून पहनकर ऑफिस जाएंगे तो सब अंग्रेज अफसरान आपको देख के हैरान रह जाएंगे और फिर पूछेंगे, माजर साहब इतना कीमती जोड़ा कहाँ से लाए? तो बस आप फौरन से कह दीजिएगा कि हमारी बेगम साहिबा के भैया लंदन से लेकर आए हैं। फिर देखिएगा आप, अंग्रेज अफसरान खामखा आपकी इज्जत करने पे मजबूर हो जाएंगे। मुझे अपनी इज्जत करवाने के लिए लंदन से लाए हुए किसी छीतड़े की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो, इस कपड़े से अपनी साड़ी बनवा दो, हो सकता है तुम्हारी इज्जत में कोई इजाफा हो जाए। आप मजाक कर रहे हैं या भड़क रहे हैं? मैं तुम्हारे भैया की तरह भांड नहीं कि अंग्रेज की चमचागिरी करने के लिए उसका लिबास भी पहनूं और उसकी औरत भी घर ले आऊं। न जाने इंग्लिस्तान से कौन सी भंगन उठा लाया। उठा के नहीं लाए, शरई निकाह किया है उन्होंने। अंग्रेज और शरई निकाह? मैं सच कह रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पहले उसे मुसलमान किया और फिर निकाह किया है। ये तो तुम्हारा भैया कहता है ना, न जाने निकाह किया भी है कि नहीं। मेरे भैया आपके अब्बा जान की तरह नहीं है कि अम्मी जान को निकाह में रखते हुए 2 बिन निकाही औरतों के साथ रहे। अब आप गुस्सा दिलाएंगे तो मेरे मुंह से भी फजूल बातें निकलेंगी ना। जितनी मोहब्बत आप अपने अब्बा मियां से करते हैं मैं अपने भाई से करती हूँ। जब आप उनकी बेइज्जती करेंगे तो मैं भी इंसान हूं, दुखी दिल के साथ कुछ भी कह सकती हूँ। अच्छा गुस्सा थूक दीजिए ना, देखिए तो सही कितना महंगा तोहफा आया आपके लिए लंदन से। सब हो गया मालकिन। शाबाश, तराजू अंदर रखवा दो। मुंशी जी गेहूं की 5-5 बोरियां भिजवा दें उन दोनों घरों में। जी बहुत बेहतर मालकिन। अम्मी जान, लोग मिसालें देते हैं कि मालकिन हिसाब के बगैर लोगों का ख्याल रखते हैं, उनके हक से ज्यादा उनको अता करती है। लेकिन बात जब अख्तर या फिरदौस की आती है तो हवेली का आंगन बनिए की दुकान क्यों बन जाता है? ताकि अपनी औलाद के हक की हिफाजत कर सको। एक तो शेर अनाज ज्यादा जाने से हम फकीर नहीं बन जाएंगे अम्मी जान। हुजूर फरमाते हैं अपनों के खाए कुछ नहीं जाता, गैरों के खाए खजाने भी खाली हो जाते हैं। क्यों मुंशी जी गलत कह रही हूँ मैं? अरे नहीं मालकिन, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। जब तुम्हारे बच्चे होंगे तब तुम्हें पता चलेगा माँ बाप किस तरह अपने बच्चों के हक के लिए लड़ते हैं। यहाँ कम बहुत बाप तवाइफों पर लुटा रहा है और माँ बेचारी तिनका जोड़ रही है। अम्मी जान, मुंशी जी तो घर के आदमी हैं, लेकिन खुदा के लिए आप ऐसी बातें ना किया करें। कमरे की बातें अगर आंगन में होने लगे तो उससे गली और मोहल्ले में जाने से कौन नहीं रोक सकता। आपको अब्बा जी के पर्दा रखना चाहिए। सारा इलाका उनके लक्षणों से वाकिफ है, किस किस बात का पर्दा रखोगे? सब जानते हैं उनकी 2 बिन निकाही औरतों से 3 नाजायज बच्चे हैं।
शुरफा के घरों में तल हकीकत पर खामोशी रखी जाती है मुझे। शुरफा के नहीं, मुनाफिकों के घरों में पर्दे रखे जाते हैं। ना मैं खुद मुनाफिक हूँ और ना तुम मुझे ऐसा दर्श दो। किसी ने देख लिया तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। तुम कहीं की नहीं होगी। मैं तो वैसे भी कहीं की नहीं रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ। अभी हटो, मुझे जाना है। तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। कहाँ ले चलो? अपने साथ, अपने घर। भाई बहुत हो गया, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। अच्छा ठीक है, ले जाऊंगा, लेकिन बाद में। अभी जाने दो। पहले वादा करो कि वापस आओगे। आऊंगा, लेकिन बाद में। वादा? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा हमेशा मेरे साथ रहो, यूं ही मेरा हाथ थामे रहो।
जैसे ही मैंने हल्दी लगाने के लिए सलमा की कमर पे से कपड़ा हटाया, मैं तो सख्ती में चली गई। उसकी कमर पे ऐसे निशान थे जैसे किसी ने बच्चियां मारी। लेकिन पता तो चले अम्मी जान ने उसकी हालत की क्यों। यही तो मालूम नहीं हो रहा कि आखिर उस बावली ने ऐसा किया क्या। जरूर उसने अम्मी जान से जबान दराजी की होगी। माशाल्लाह, जबान की भी तो बहुत तेज है ना वो। जबान दराजी करने पर ऐसी मार तो नहीं पड़ती जैसे तुम बता रही हो। मजहब मियाँ को मालूम है? कहाँ मालूम, वो तो उसे घर पे नहीं थी जब ये सब कुछ हुआ है। और मैं भी तब अंदर थी, वरना अम्मी जान का हाथ तो जरूर रोकती। तौबा तौबा, किसकी इतनी मजाल कि उनकी जुबान ने उनका हाथ रोके। अब्बा मियाँ तक तो उनसे दबते हैं। अब्बा मियाँ की तो करतूत ही ठीक नहीं है, इसीलिए तो उनसे दबते हैं वो। वैसे भी इंसान का अच्छा किरदार उसे इज्जत और रुतबा दिलाता है। अब मैं भी तो तुम्हारे सामने हूं ना, मुझे तो अम्मी जान ने कभी कुछ नहीं कहा। रस्सी हमेशा कमजोर जगह से टूटती है और बिजली हमेशा गधे पर ही गिरती है। तुम नहीं अच्छे और बड़े घर की तुमसे दबती हैं और मुझ गरीब को दबाती हैं। वो भाभी, ये रोज का रोना रोने का वक्त नहीं है। तुम सलमा के पास जाओ, उसे तुम पे ज्यादा यकीन है, तुम्हें तो वो सारी हकीकत बता देगी। मुझे किसी के मामलात में दखलंदाजी करने का कोई शौक नहीं है। माँ बेटी के झगड़े में पड़कर मैं क्यों अपनी बेइज्जती करवाऊं? ये छोटे मोटे झगड़े तो घर में हो ही जाते हैं। छोटी बातों पे कमर नहीं उधरती भाभी। जो भी हो, हमें ऐसे टो लगाने के बजाय सलमा की दिलजोई करनी चाहिए। अरे कहाँ जा रही हो? सलमा के पास। दिलजोई के नाम पे टो लगाने? जा रही हो अम्मी जान? क्यों? आज सलमा का इतना ख्याल किस खुशी में आ रहा है? उसने दोपहर से कुछ मियाँ के मुतालिक रखी होती तो आज जल से जुलूसों में मारा मारा ना फिर रहा होता। मैं तो बहुत रोकती हूँ अम्मी जान, लेकिन ये कांग्रेस ने अल्लाह जाने उन पे क्या जादू कर दिया, मेरी एक नहीं सुनते। मैं बताती हूँ कि वो घर में क्यों नहीं टिकता। इसलिए कि तुम उसे सुकून नहीं दे सकती हो। उसका ख्याल रखने की बजाय दूसरों का ख्याल रखती हो। रातों को उठ उठ कर दूसरों के मामलात में मुदाखलत करती हो। मैंने ऐसा कभी नहीं किया अम्मी जान। झूठ मत बोलो, अभी भी तुम यही कर रही हो। मेरे अजहर की बजाय सलमा को खाना खिलाने की कोई जरूरत नहीं। मियाँ का ख्याल रख नहीं सकती, चली है नम के जख्मों पर मरहम रखने। माफ कीजिएगा अम्मी जान, मेरे मियाँ सिर्फ कांग्रेस के जलसों में जाते हैं। क्यों गई? बोलो बोलो। आप गलत समझ रही हैं, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर आपकी इजाजत हो तो सलमा को खाना दे दूं। कोई इजाजत नहीं है। वजह से हो रहा है। मैं तो खिलाफत का झंडा लेकर निकलता, आज ये दिन देखने पड़ते तो कहाँ है, किस हाल में है? तुझे माँ का जरा सा भी ख्याल नहीं। तू ही तो मेरा गैरतमंद बेटा था, बाकी तीनों तो अपनी हरकी में गर्क है।
अफसर को कांग्रेस से फुर्सत नहीं, जफर और मजहर को दफ्तरों से छुट्टी नहीं मिलती। तेरे बाप की जान बख्तरी फिरदौस ने छोड़ दी। तो मुझे क्यों छोड़ के चला गया मेरे लाल? अकेली किस किस का ख्याल रखूं? सलमा की जवानी घर के नौकरों के सीने से लग रही है। इससे पहले कि नजमा भी उसके मुंह के नक्श कदम पर चल पड़े, तू वापस आ जा मेरे लाल। अपनी माँ को इतना दुख मत दे। जी फरमाइए। कुछ गुफ्तगू करना चाह रहा था। जहाँ रातें गुजारते हैं गुफ्तगू भी वहाँ कीजिए। मैं इन बातों से उकता गई हूँ। अंदर आने को भी नहीं कहोगी? मैं आपको बाहर का आदमी समझती हूँ। आप अंदर आने का हक खो चुके हैं। जाइए, ग्रामोफोन चलाइए। सिंगार का ख्याल आया तुम्हें? जी भाभी, आज मेरी बारात आई। अब दुल्हन सजी सभी न हो तो लोग बातें बनाते हैं। दूसरी बहुओं को ये बात मालूम ना हो तो बेहतर है। इस घर में हवेली वाला आराम नहीं होगा।